हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आपसे बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा। अब ये सफर अंग्रेजी का सफर ना रह के हिंदी का सफर बन चुका है। अंग्रेजी का सफर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में सफर का मतलब होता है कुछ दिक्कतें, आप सफर कर रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, उसको आप कहोगे सफरिंग। और हिंदी का सफर होता है ये वाला। तो हमारा सफर ये वाला होना चाहिए, यूपीएससी की जर्नी का, यूपीएससी सीएससी की जर्नी का ये वाला नहीं होना चाहिए। ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये आपको परेशान ना करे, बल्कि ये आपको सफर, ये आनंददायक आपका सफर हो और बहुत आसानी से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसमें स्टडी IQ IAS हिंदी आप चैनल जो है हमेशा इसके लिए तत्पर है। सारी जो फैकल्टीज है वो इसके लिए तत्पर हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कोर्स अगर लेना है तो आपको कौन सा कोड यूज करना है। कोड आपको यूज करना है MB लाइव। जैसे ही आप कोड MB लाइव यूज करोगे तो क्या होगा, आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट पॉसिबल है वो आपको हर बैच पे आपको मिल जाएगा। तो करते हैं शुरू। हम लोग बात कर रहे थे भू आकृतियों के बारे में, स्थल आकृतियों के बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तथा उनके विकास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और बात करते करते हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे। बात करते करते पहले हमने जाना कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में हमने जाना कि जो महाद्वीप और महासागर नितल है वो क्या है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। महाद्वीप महासागरों पे जो भी आपको स्थल आकृति देखने को मिलेगी वो क्या है, वो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच वो होते हैं जो आपको द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये मान लीजिए ये महाद्वीप पे कोई पर्वत श्रृंखला है या कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है, तो महाद्वीप जो है वो है प्रथम श्रेणी का उच्चावच। महाद्वीप पे जो पर्वत स्थित है यह है द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और इस पर्वत पे जो चोटी स्थित है यह है तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किए थे क्या कितने श्रेणी के क्या हो सकते हैं, उच्चावच हो सकते हैं। ये बात हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। फिर हमने देखा था कि स्थल आकृतियों का विकास कैसे होता है। जैसे मनुष्यों का विकास होता है, मनुष्य बाल अवस्था में होता है, युवा अवस्था में पहुंचता है, वृद्ध अवस्था में पहुंचता है। इसी प्रकार आप देखोगे कि 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धा अवस्था। युवा अवस्था को हम लोग कहते हैं यूथफुल स्टेज, प्रौढ़ावस्था को हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज और जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था को हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टेज। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जो भी स्थल आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं वो कैसा प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत समय लगता है और वो लगातार उनमें क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। हमने जेनेटिक क्लासिफिकेशन किया था किसका, लैंडफॉर्म्स का। हमने वर्गीकरण किया था किसका, स्थल आकृतियों का। किसके आधार पे, उनके जननिक वर्गीकरण हमने किया था। हमने देखा था फ्लूवियल लैंडफॉर्म, नदीय स्थल आकृतियां, जलोढ़ स्थल आकृतियां, कास्ट स्थल आकृतियां, वायुड़ स्थल आकृतियां, तटीय स्थल आकृतियां, हिमनदीय स्थल आकृतियां, साथ ही साथ सरोवरीय स्थल आकृतियां। फ्लूवियल लैंडफॉर्म हमने इसको कहा था, इसको एलुवियन लैंडफॉर्म हमने कहा था, कास्ट लैंडफॉर्म कहा था, एलोइयन, ये नाम आप याद रखना, एओलियन है ये, एओलियन जो एयर से बन रही है ना, हवा से जो बन रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, एओलियन। कोस्टल लैंडफॉर्म, ग्लेशियल लैंडफॉर्म और लैकस्ट्राइन लैंडफॉर्म की हमने बात की थी। हमने बात करा था सबसे पहले नदियों के बारे में कि नदियां क्या होती हैं। नदी की परिभाषा हमने जाना था। तो नदी की परिभाषा हमने जानी थी, तब जल का एक निकाय है जो गुरुत्वाकर्षण बल के तहत नीचे की ओर बहता है और जिस स्थान से नदी शुरू होती है उसको क्या कहा जाता है, नदी का उद्गम कहा जाता है। और उस शीर्ष से जहां से शुरू हो रही है, एकदम टॉप से जहां से शुरू हो रही है, उसको कहा जाता है शीर्ष या हेड वाटर्स के नाम से जाना जाता है। और वह बिंदु जहाँ पे नदी किसी सागर से, किसी महासागर में या कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिल रही है, उसको आप उसको क्या कहोगे, उसका मुहाना कहोगे। उसका क्या कहोगे, मुहाना कहोगे। इसके बाद हमने बात करी थी कि मुख्य नदी और उसके साथ बहुत सारी सहायक नदी मिलके उसका क्या बनाती है, उसको नदी तंत्र कहा जाता है। साथ ही साथ जब जहां 2 नदियां मिलेंगी उसको आप क्या कहोगे, उसको आप संगम कहोगे। क्या कहोगे, वहां पर संगम हो रहा है। और वो नदी जो मुख्य नदी से पानी लेके दूर जा रही है, मुख्य नदी से पानी लेके दूर जा रही है, यहाँ पे पानी का वितरण हो रहा है, इसलिए इसको वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी हमने कहा था।
अपवाह द्रोणी की हमने बात करी थी, आपको वॉश बेसिन वाला एग्जाम्पल याद आना चाहिए कि जैसे वॉश बेसिन में कहीं पे भी पानी गिराएं अपन, वो पानी कहाँ चला जाएगा, इस ड्रेनेज में चला जाएगा, इस पाइप में चला जाएगा। इसी प्रकार ऐसा एरिया जहाँ पे कहीं पे भी बारिश हो, कहीं पे भी पानी आ जाए, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा, वो मुख्य नदी में पहुंच जाएगा। इसके कारण पहुंच जाएगा क्योंकि वहां पे बहुत सारी उसकी सहायक नदियां होंगी, या उस भूमि का ढाल इस प्रकार होगा कि सारा पानी कहाँ पहुंच जाए, मुख्य नदी में पहुंच जाए। हमने ये भी देखा था कि इसको हमने जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया का नाम भी दिया था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि वो हिस्सा, वो उच्च भूमि जो दो कैचमेंट एरिया को अलग कर रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम वाटर डिवाइड या जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि भारत की जो जल विभाजक रेखा है उनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि वाटर शेड क्या होता है, जल संभर क्या होता है। तो हमने जाना था कैचमेंट एरिया जो होता है वो बहुत छोटे छोटे जल संभर क्षेत्र से मिलकर बना होता है। हमने ये भी देखा था कि नदियां कितने प्रकार की होती है। नदियां दो प्रकार की होती है, पहली बारहमासी जिनको पेरेनियल रिवर कहा जाता है, और दूसरी मौसमी नदियां जिनको इंटरमिटेंट रिवर कहा जाता है। हमने टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम की बात करी थी। हमने बात करी थी सीक्वेंट या क्रमवर्ती, वो नदियां जो ढाल के अनुरूप, जो स्लोप के अकॉर्डिंग या कहूँ ढाल के अनुरूप बहती हैं, उनको आप क्या कहोगे, क्रमवर्ती कहोगे। और जो स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं बहेगी उसको अक्रमवर्ती या इनसीक्वेंट या एंटी सीक्वेंट कहा जाता है। आगे जब हम लोग पहुंचे थे तो हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म शुरू किया था कि बहते हुए जल से कौन कौन सी स्थल आकृतियां शुरू होती हैं। तो हमने यहाँ देखा था कि अपर्दन का कारक क्या होगा यहाँ पे, तो अपर्दन का कारक बहता हुआ जल होगा जिसको हमने रिवर के नाम से जाना था। इसके बाद हमने बात करी थी कि नदियां कितनी स्टेजेस होती है नदी की, या कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो हमने जाना था नदियां 3 अवस्थाओं में बहती है। पहला है युवा अवस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है जीर्णावस्था। उद्गम क्षेत्र से जब बहुत तीव्र ढाल से वो मैदान क्षेत्र में आएगी तो इस अवस्था को आप कौन सी स्टेज कहोगे, यूथफुल स्टेज कहोगे। इसके बाद मैदान से जब परिवहन का कार्य वो करेगी तो इस स्टेज को आप कौन सी स्टेज कहोगे, इस स्टेज को आप मैच्योर स्टेज कहोगे। और मैच्योर के बाद आप देखोगे जब डेल्टा बनाएगी तो उस स्टेज को आप बोलोगे ओल्ड स्टेज या जीर्णावस्था के बारे में हमने बात की थी। ये बात थी जोन 1 की, जिसको हमने हेड वाटर्स के नाम से जाना था। जोन 3 की हमने निक्षेपण क्षेत्र के नाम से जाना था, और जोन 2 स्थानांतरण क्षेत्र के बारे में जाना था। हमने देखा था कि बहुत सारे अवसाद नदी कहां से इकट्ठा करेगी, जहां से उद्गम क्षेत्र या बहुत तीव्र ढालों से जब बह के आ रही है तब बहुत सारे अवसाद अपने साथ लेके आएगी। उन अवसादों को उसको क्या करना है, निक्षेपण करना है। लेकिन यहाँ पे अभी ढाल जो है वो है, यहाँ पे एकदम कम ढाल नहीं हुआ, या मैं कहूँ जीरो ढाल नहीं हुआ है। यहाँ पे भी नदी आपको गति करते हुए देखने को मिल जाएगी। जब नदी गति करेगी तो अपने अवसादों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रखा हमने, स्थानांतरण क्षेत्र का। यहाँ पे ये कौन सी स्टेज है, ये है मैच्योर स्टेज, इसको आप कौन सी स्टेज कहोगे, मैच्योर। ये है यूथफुल स्टेज और ये है ओल्ड स्टेज। हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि जो यूथफुल स्टेज होती है, नदी सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा कार्य करती है, नदी सबसे ज्यादा यहाँ पे करती है अपर्दन का कार्य। कौन सा कार्य करती है, अपर्दन का कार्य करती है नदी, इरोजन का कार्य करती है। वहीं पे आप देखोगे जो स्थानांतरण क्षेत्र है, या मैं कहूँ जो मैच्योर स्टेज है नदी की, नदी यहाँ पे कौन सा कार्य करती है, नदी यहाँ पे करती है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य। कौन सा कार्य, ट्रांसपोर्टेशन। नदी यहाँ पे कार्य करती है परिवहन का। और वहीं पे आप देखोगे ओल्ड स्टेज में नदी कार्य करती है कौन सा, निक्षेपण का, डिपोजिशन का। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमने बात करी थी इसके बाद कि युवा अवस्था क्या होती है। युवा अवस्था में हमने देखा था उद्गम क्षेत्र से शुरू होता है और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे प्रभाव बहुत तेज होगा, जिसके कारण वेग बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से पानी नीचे की ओर गिरता है। इससे बहुत सारी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे वी आकार की घाटियां। दूसरी बार हमने देखा था कि यहाँ पे जो अपर्दन होगा वो ज्यादा कौन सा होगा, वो होगा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कटाव। अब ये ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कटाव क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसको हमने वर्टिकल इरोजन के नाम से भी जाना था। हमने देखा था कि ये नदी घाटी है और नदी मान लीजिए आपकी तरफ बह रही है। नदी में बहुत सारे क्या होंगे, गोलाश्म होंगे, या जिनको हमने बोल्डर्स कहा था। क्या होंगे, गोलाश्म।
या जिनको हमने क्या कहा था, बोल्डर्स भी कहा था, ये गोलाश्म और बोल्डर्स जैसे क्या कर ड्रिलिंग मशीन कार्य करती है उस प्रकार ये कार्य करते हैं और इस नदी तल को क्या करते हैं, वो गहरा करते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस प्रकार का अपघर्षण हो रहा है, या मैं कहूँ किस प्रकार का कटाव हो रहा है, तो ये वर्टिकल हो रहा है। इस प्रकार हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। तो ये कौन सी स्टेज में ज्यादा होगा, ये हमेशा आप देखोगे जो यूथफुल स्टेज है, या मैं कहूँ जो युवावस्था है, उस स्थिति में या उस अवस्था में कौन सा अपर्दन ज्यादा होगा, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होगा ज्यादा। किस प्रकार होगा ये आपको पता चल चुका है। इसके बाद हमने बात करी थी मैच्योर स्टेज की, जिसको हमने प्रौढ़ावस्था कहा था। यहाँ पे आप देखोगे कि जो युवा अवस्था थी वहां पे नदी की जो चौड़ाई है वो आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही नदी मैदानी क्षेत्र में आई, नदी कौन से स्टेज में आ गई, नदी मैच्योर स्टेज में आ गई, प्रौढ़ावस्था में आ गई, यहाँ पे नदी की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है। और नदी यहाँ पे कौन कौन से कार्य करेगी, नदी यहाँ पे थोड़ा अपर्दन करेगी और थोड़ा निक्षेपण करेगी। यहाँ पे नदी कौन सा कार्य कर रही होगी, यहाँ पे नदी सिर्फ अपर्दन का कार्य कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे जो अपर्दन होता है, हमने देखा किस प्रकार का अपर्दन होता है, जिसको कहा जा सकता है लंबवत, या मैं कहूं वर्टिकल। लेकिन इस अवस्था में नदी किस प्रकार का अपर्दन करती है, यहाँ पे आप देखोगे जो अपर्दन होगा वो होगा क्षैतिज, या मैं कहूं हॉरिजॉन्टल। नदी में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने तल में बहुत ज्यादा क्या कर सके, अपर्दन कर सके। तो वो ज्यादा अपर्दन कौन सा करती है, क्षैतिज अपर्दन करती है, या मैं कहूं कौन सा करती है, हॉरिजॉन्टल अपर्दन करती है। ये कौन सी स्टेज थी, तो आपको पता है ये यूथफुल स्टेज की बात हम लोगों ने की थी, और ये बात है मैच्योर स्टेज की। यहाँ पे नदी की आप देख रहे हो चौड़ाई आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे नदी चौड़ाई भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हमने एक कहाँ पे बात करी थी, प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज में। यहाँ पे क्या भी बहुत सारी आपको क्या देखने को मिलेंगी, नदी की सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी। और मुख्य कार्य कौन सा है नदी का, यहाँ पे मुख्य कार्य परिवहन का कार्य है। इसके बाद हमने बात करी थी जीर्णावस्था या ओल्ड स्टेज की। यहाँ पे भार बहुत ज्यादा होगा, भार वहन नहीं कर पाएगी नदी, तो भार जब वहन नहीं कर पाएगी तो उसका क्या करेगी, निक्षेपण वो करना शुरू कर देगी। तो इस समय नदी का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, वो है निक्षेपण का कार्य। कौन सा कार्य, निक्षेपण या डिपोजिशन का कार्य। और किसका निक्षेपण करेगी या किसका डिपोजिशन करेगी, तो अपने साथ जो जो अवसाद लेके आई है उन सबका क्या करेगी, निक्षेपण करेगी। जब अवसादों का निक्षेपण करेगी तो किसकी कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होगा, तो आप देखोगे डेल्टा का निर्माण करेगी, या मैं कहूँ यहाँ पे आपको बहुत सारी वितरिकाएं भी देखने को मिलेंगी, डिस्ट्रीब्यूटरी देखने को मिलेंगी। वो क्यों मिलती है वो हम आज आगे देखेंगे। अपर्दन हमने पढ़ लिया था। अपघर्षण क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, सन्निघर्षण क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, और घूलन क्या होता है। अपघर्षण क्या होता है, जब नदी का जो तल है या नदी के आसपास की जो दीवारें हैं उनसे क्या टकराए, उससे उसके गोलाश्म टकराए, वो अवसाद अगर टकराएंगे तो आप उनको क्या कहोगे, अपघर्षण कहोगे। नदी घाटी में बहुत सारे अवसाद हैं, वो अवसाद एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो इसको आप कौन सा कहोगे, सन्निघर्षण कहोगे। हाइड्रोलिक एक्शन में आप देखोगे कि जहां से पानी बह रहा है तो आसपास क्या करेगा, धीमे धीमे क्रैक डेवलप कर देगा। ये किसके कारण हो रहा है, ये पानी की यांत्रिक ऊर्जा के कारण हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, जलीय क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। घूलन ये कैसा है, ये है केमिकल अपर्दन या रासायनिक अपर्दन इसको आप कहोगे। जैसे चूना पत्थर में क्या होगा, पानी उसको क्या करेगा, धीमे धीमे घोलना शुरू कर देगा, और घोलना शुरू कर देगा, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा या घुलन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि अपघर्षण में आप देखोगे दो प्रकार का अपघर्षण आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा था वो अपघर्षण, दो प्रकार का आप देखोगे, लंबवत अपघर्षण और क्षैतिज अपघर्षण। लंबवत अपघर्षण जब होगा तो आप देखोगे वी आकार की घाटी आपको देखने को मिलेगी, और जब क्षैतिज अपघर्षण होगा तो आप देखोगे यू आकार की घाटी आपको देखने को मिलेगी। सन्निघर्षण जब नदी बेड पे या रिवर बेड पे क्या हो रहा है, बहुत अवसाद एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उनकी आकृति छोटी होती जा रही है। हाइड्रोलिक एक्शन हमने देख लिया था, उसके बाद हमने घूलन भी जान लिया था।
हमने ये भी जाना था कोई भी भू आकृति जो होती है वो दो प्रकार से निर्मित हो सकती है, या तो वो होगी अपर्दनात्मक या होती है निक्षेपणात्मक। अपर्दन द्वारा जो उत्पन्न जल आकृति उनके नाम हमने जानने की कोशिश करी थी, साथ ही साथ जो निक्षेपण द्वारा स्थल आकृतियों का निर्माण होता है वो नाम हमने जानने की कोशिश करी थी। आज सबसे पहले जानते हैं हमारी जो वी आकार की घाटी है वो किससे शुरू होती है, वो होती है अपर्दन के कारण बनना शुरू होती है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है इसको समझने की आज हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो वी आकार की घाटी है वो नदी कौन सी अवस्था में बनाती है, अपनी युवा अवस्था में। कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में, या कहूं यूथफुल स्टेज में नदी क्या करेगी? वी आकार की घाटी बनाएगी। अब ये वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, अगर आपको अपघर्षण अच्छे से पता है तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। समझते हैं कैसे होगा वी आकार की घाटी का निर्माण। मान लेते हैं यहां से नदी बह रही है, और नदी किस प्रकार बह रही है, अब समझते हैं कि नदी इस प्रकार नदी आगे की ओर बह रही है। ठीक है, तो जब नदी आगे की ओर बहेगी तो नदी के साथ अब क्या, कौन सी अवस्था? युवा अवस्था है। तो इसका जो गति होगी वो कैसी होगी? वो काफी तीव्र होगी। क्यों गति तीव्र होगी? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफी तेजी से लग रहा होगा, पानी को बहुत तीव्र वेग से नीचे आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होगा। चूंकि ये पहाड़ों से बह रही है तो इसके पास बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे नदी तल पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? गोलाश्म देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? गोलाश्म, या इनको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बोल्डर्स। आपको क्या देखने को मिलेंगे? गोलाश्म देखने को मिलेंगे, आपको बोल्डर्स देखने को मिलेंगे। अब ये गोलाश्म घूमना क्यों शुरू करते हैं, ये ड्रिलिंग करना कैसे शुरू करते हैं, ये समझने की कोशिश करें पहले हम लोग। तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं या नदी को ऐसे काट के देखूं तो इस प्रकार नदी का जो रास्ता होगा वो मैं काट दूंगा, और यहां से क्या कर रही है, नदी बह रही है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पानी देखने को मिलेगा इस प्रकार। अच्छा, हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो तो हमने एक बल की बात करी थी, एक फोर्स की बात करी थी, जिसको हमने फोर्स बोला था फ्रिक्शन फोर्स, या उसको हमने बोला था घर्षण बल। याद आ रहा है आपको? फ्रिक्शनल फोर्स या हमने घर्षण बल की बात करी थी। अब यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कार्य करेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या होना जरूरी है? दो सतह होना जरूरी है। अगर कोई सिंगल चीज है तो क्या उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? तो आप मान लीजिए सिर्फ पानी की एक लेयर है, या पानी किसी के सहारे किसी से टकरा के वो नहीं चल रहा है, तो उस पर आप क्या देखोगे? उस पर आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण का बल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि पानी जब अपनी दीवारों से यहाँ पे टकराता हुआ चल रहा है तो आपको यहाँ पे कौन सा बल देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा घर्षण का बल, फ्रिक्शनल फोर्स आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है घर्षण का बल या फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन क्या करता है या घर्षण क्या करता है? जब गति जो होती है उसको कम करने की कोशिश करता है। ये बात हमारी पहले भी हुई थी कि जब हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी चलती है, जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं, कौन सा बल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? घर्षण या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण गाड़ी क्या होती है? रुक जाती है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? गति कम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वहां पे क्या हो रही होगी? जहाँ पे घर्षण का बल लग रहा है वहां पे आप देखोगे जो पानी की गति है वो कैसी आपको देखने को मिलेगी? कम देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एकदम मध्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? दीवारों के सहारे हम देख रहे हैं यहाँ पे दीवार टच ही नहीं कर रही है, तो टच नहीं कर रही है तो उसे रगड़ खा के पानी नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कौन सा बल नहीं लग रहा है? यहाँ पे घर्षण आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ जहाँ पे दीवारें हैं यहाँ पे आपको घर्षण का बल देखने को मिलेगा। यहाँ पे घर्षण आपको देखने को मिलेगा,
और यहाँ पे घर्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि जहाँ पे घर्षण नहीं है वहाँ पे क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे गति ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वहाँ पे? वेग ज़्यादा होना चाहिए पानी का, गति वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे घर्षण बल देखने को मिल रहा है वहाँ पे क्या होना चाहिए? गति कम होनी चाहिए, यहाँ पे गति ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मैंने नदी को इस तरह से देख रहा हूं मैं कि नदी के एक टाइम पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे गति मतलब पानी बहुत तीव्रता से बह रहा है, और जहाँ पे दीवारें हैं वहां पे क्या कर रहा है? पानी बहुत धीमे धीमे बह रहा है। तो जब एक एक ही स्थान पे एक चीज बहुत तीव्रता से बह जा रही है और दूसरी चीज उसकी जो गति है वो कम है, उसका जो वेग है वो कम है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी चीजें इसके बीच में आएगी तो वो क्या करने की कोशिश करेगी? आगे जाके इस प्रकार वो पीछे आने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ से आप देख रहे हो गति बहुत तेज है और दूसरी तरफ से आप देख रहे हो गति कम है, तो क्या करना शुरू कर देंगे? वो इस प्रकार घूमना शुरू कर देगी। जब इस प्रकार घूमना शुरू करते हैं, इस प्रकार जब घूमना चीजें शुरू होती हैं तो इसको कहा जाता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं भंवर के नाम से। किस नाम से? भंवर के नाम से, या इसी को कहा जाता है एडी करंट। अगर फिजिक्स पढ़ी तो फिजिक्स में एडी करंट हमने अलग तरीके से पढ़ा था। अगर आपको फिजिक्स, आपके पास फिजिक्स से, आपने साइंस से अगर ग्रेजुएशन करी है तो वहाँ पे भी आपने एडी करंट पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एडी करंट या भंवर का मतलब क्या है? जब यहाँ पे पानी जो वैसे गोल गोल घूमना शुरू कर दे। अब यहाँ पे हमें पता है कि और कौन सी चीजें होंगी, तो यहाँ पे आपको पता है क्या है? यहाँ पे है गोलाश में स्थित है। अच्छा, गोलाश में जब स्थित है तो वो भी क्या करेंगे? वो भी इसी गति में घूमना शुरू कर देंगे। अब ये गति कैसे भी हो सकती है ना, घड़ी की सुई के अनुरूप हो सकती है। जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, या घड़ी की दिशा के विपरीत भी ये घूम सकता है। इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा चर्चा नहीं करनी कि किस किस डायरेक्शन में घूमेंगे, ये सिर्फ क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, दोनों प्रकार से घूम सकते हैं। तो ये भी घूमना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये जब घूमना शुरू करेंगे तो आप देखोगे ये किससे टकरा रहे हैं? ये जो नदी का तले से टकराना ये शुरू कर रहे हैं और लगातार क्या कर रहे हैं? घूमना शुरू कर रहे हैं। तो अभी इनकी आकृति आप देख रहे हो करीब करीब कैसे देखने को मिल रही है? कुछ कुछ गोल देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे घूमना शुरू करेंगे, जैसे जैसे क्या होगा, ये घूमना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आप पाएंगे ये जो गोलाश में थे, जो शुरुआत में कैसे थे? एकदम गोल गोल थे, और ये क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। थोड़े दिनों बाद क्या होगा? आप देखोगे ये जो गोलाश में है इनकी आकृति बदल जाएगी, और इनकी आकृति कैसी हो जाएगी? इनकी आकृति आप पाओगे कुछ इस प्रकार की इनकी आकृति हो जाएगी। इस प्रकार मतलब नीचे से क्या होंगे? नीचे से कटना ये शुरू हो जाएंगे। क्यों कटना शुरू हो जाएंगे आप मुझे बताइए? कौन सा एरोजन, कौन सा अपरदार्थ हमने पढ़ा था? सन्निघर्षण, अपघर्षण, हाइड्रोलिक एक्शन, और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था घूलन। यहाँ पे कौन सा अपर्दन हो रहा होगा जिसके कारण ये क्या हो रहे हैं? नुकीले होते जा रहे हैं। जैसे अब ये क्या हो चुके हैं? नुकीले हो चुके हैं, लेकिन अब भी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब नुकीली चीज जब घूमेगी तो धीमे धीमे क्या करेगी? नदी का जो तल है उसका भी अपर्दन करना शुरू कर देंगे, और आप पाओगे इस प्रकार, इस प्रकार ये अपर्दन करना शुरू करते जाते हैं। तो शुरुआत में जो नदी यहां से बह रही थी, अब आप देखोगे अपर्दन होते हुए ये इस प्रकार से एक घाटी बन जाएगी। किसने ये अपर्दन किया? गोलाश्मों ने अपर्दन किया है, बोल्डर्स ने ये अपर्दन किया है। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि यूथफुल स्टेज में, या मैं बात करूं जो यूथफुल स्टेज है या युवावस्था है, वहां पे किस प्रकार का आपको अपघर्षण देखने को मिलेगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबवत अपघर्षण आपको देखने को मिल रहा है। लंबवत अपघर्षण होते होते नदी जो पहले कहाँ थी? नदी यहाँ से बह रही थी पहले, अब नदी गिर के कहाँ पे पहुंच चुकी है? नदी अब यहां से बह रही है। तो नदी ने किसका निर्माण कर लिया? नदी ने एक अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं देखूं तो वी आकार की जो घाटी है, कौन से आकार की? वी आकार की, वी आकार की घाटी, इसको कहा जा सकता है वी शेप्ड वैली।
तो नदी ने किसका निर्माण कर लिया? वी आकार की घाटी का या वी शेप्ड वैली का निर्माण कर लिया है। कौन सी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा यूथफुल स्टेज में, या मैं कहूं युवा अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, किस प्रकार का अपघर्षण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लंबवत। कौन सा देखने को मिलेगा? लंबवत अपघर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है। वर्टिकल जो एब्रेशन है वो आपको ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। यहां से समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम नदी अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। तो हमने देखला कि नदी ने क्या करा? अपने तल को काटकर क्या कर लिया? और गहरा कर लिया अच्छे से, जिस कारण नदी घाटी की गहराई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और घाटी का आकार अंग्रेजी भाषा के किस अक्षर? वी अक्षर के समान होता जाता है। अब क्या होगा? नदी घाटी जो है, नदी की घाटी कैसी बन चुकी है? तंग हो चुकी है बहुत और सक्रिय होती जाती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता रहता है, जिनकी गहराई और आकार दोनों में वृद्धि होती जाती है। आज नदी ने इतना किया, कल नदी क्या करेगी? और ज्यादा कर देगी। तो लगातार क्या होता जाता है? हमने देखा विकास होता जाता है, इवोल्यूशन होता जाता है। घाटियों में कौन सा अपर्दन भी होता है? क्षैतिज अपर्दन भी होता है तथा उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, परंतु गहरा होने का कार्य सर्वाधिक होता है। अब देखोगे धीमे धीमे क्या होगा? इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा क्या बढ़ेगी? गहराई बढ़ेगी। मान लीजिए पहले दोनों का अगर अनुपात देखें तो 1:1 था, तो आप देखोगे जो गहराई का अनुपात है वो लगातार क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये अभी अनुपात जो चौड़ाई का है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। तो गहराई का कार्य सर्वाधिक होता जाता है। अब ये जो वी आकार की घाटी है, ये जो वी आकार की जो घाटी है, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। वी आकार की घाटी को कितने भागों में विभाजित कर दिया हमने? दो। एक होती है गॉर्ज और दूसरी होती है कैनियन। इसको कहा जाता है गॉर्ज, इसको हम लोग कहते हैं कैनियन। ये दोनों ही किसके हिस्से हैं? दोनों ही किसका विभाजन है? वी आकार की घाटी का विभाजन है। तो गॉर्ज अगर आप देखोगे तो गॉर्ज में एक इंपॉर्टेंट बात तो नोट करने की ये है कि जितने इसकी तल की जो चौड़ाई आपको देखने को मिल रही है, करीब करीब उतना ही आपको यहाँ पे चौड़ाई देखने को मिलेगी। तो ये आपको बराबर देखने को मिलता है करीब करीब। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि वी आकार की घाटी है, उसका नीचे से क्या होने लग गया? क्षैतिज अपर्दन होने लग गया। तो क्या बन चुकी है? वो गॉर्ज बन चुकी हैं। पढ़ते हैं इसको, क्या होती है गॉर्ज? गॉर्ज तथा कैनियन दोनों ही कौन सी घाटी के रूप में होती हैं? वी आकार की घाटी के रूप में होती हैं। अच्छा, गॉर्ज में अगर आप देखोगे तो जो ढाल हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? ढाल आपको एकदम तीव्र देखने को मिलेंगे। इनका जो स्लोप है वो कैसा है? वो है तीव्र। इनका तीव्र ढाल आपको देखने को मिलेगा। दीवारें एकदम आपको देखने को मिल रही है, जो दीवारें हैं वो एकदम खड़ी दीवारें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी दीवारें देखने को मिलेंगी, खड़ी दीवारें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सामान्य रूप से बहुत गहरी तथा सकरी घाटी को गॉर्ज या कंदरा कहते हैं। दोनों में अंतर केवल किसका है? दोनों में अंतर यहाँ पे बात कर रहे हैं गॉर्ज का और कैनियन का। अंतर केवल किसका है? आकार का। अर्थात गॉर्ज का विस्तृत रूप क्या है? कैनियन है। तो वी आकार की घाटी के दो हिस्से हैं, पहला है गॉर्ज, दूसरा है कैनियन। गॉर्ज जब बड़ी हो जाएगी तो किस में परिवर्तित हो जाएगी? वो कैनियन में परिवर्तित हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं बताऊंगा अभी कैसे हो रहा है, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि गॉर्ज किस में परिवर्तित हो जाएगी? कैनियन में परिवर्तित हो जाएगी। गॉर्ज में दीवार का ढाल कभी कभी इतना अधिक तीव्र होता है कि दीवारें बिल्कुल लंब रूप में होती हैं। एकदम आप देखोगे 90 इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। और वी आकार की ढाल जो घाटी है उससे जो ढाल है वो कैसा हो गया? तीव्र हो गया। तब किसका निर्माण हो गया? गॉर्जों का निर्माण हो गया है। गॉर्ज का निर्माण नदी द्वारा तीव्र गति से निम्न कटाव कौन सा होता है? हमने देखा था जो अपर्दन नदी तल पे जो करती है, यहाँ पे लगातार नदी क्या होती है? नीचे जाती है। तो नीचे जब जा रही है तो इस कटाव को कौन सा कटाव कहा जाता है? निम्न कटाव कहा जाता है। ये होती है कैनियन। गॉर्ज और कैनियन में क्या फर्क होता है? हमने एक तो देखा कि गॉर्ज जो होती है, जो गॉर्ज होती है
उसका विस्तृत रूप, उसका बड़ा रूप ही क्या है? कैनियन। क्या है? कैनियन। ठीक है। गॉर्ज अगर आप देखोगे ध्यान से तो गॉर्ज कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। एकदम लंब पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? जो दीवार है वो एकदम लंबवत देखने को मिलेंगी। वहीं पे जो कैनियन आप देखोगे, इसकी जो दीवार है वो कुछ इस प्रकार उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेंगी, है ना? उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझते हैं कि नदी अपनी घाटी में क्या कर रही है? अपर्दन का कार्य कर रही है, क्योंकि कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में, ताकत बहुत है। नदी जब इस दीवार से यहाँ पे लगातार टकराएगी, नदी जब इस दीवार से लगातार टकराएगी तो क्या होगा? घर्षण का बल लगेगा, और उस घर्षण के बल के कारण क्या होता है? ये जो अपर्दन होता है ये किस प्रकार होता है? एकदम लंबवत होना शुरू हो जाता है। ऐसा शुरू हो जाता है, एकदम लंबवत होना शुरू हो जाता है। और आप यहाँ से देखोगे कि पूरा का पूरा जो भी चट्टान थी या जो भी पहाड़ का हिस्सा, ये पूरा कट के कहाँ गिर जाएगा? इस नदी में गिरा जाएगा। तो इससे किसका निर्माण होता है? इससे निर्माण होता है गॉर्जों का। इसका निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण इस प्रकार होता है। लेकिन क्या होता है? ये नदी की जो घाटी है इसमें आपको देखने को मिलेंगी कुछ इस प्रकार। इसको हम समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है कोमल शेल, सॉफ्ट रॉक्स है यहाँ पे है कठोर, यहाँ पे मान लेते हैं कोमल। अलग अलग प्रकार से हो सकती है रॉक्स। अच्छा, जो कोमल चट्टान है उनका अपर्दन बहुत आसानी से हो सकता है, जो कठोर चट्टान है उनका अपर्दन बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे जब पानी बहेगा, जब पानी यहाँ पे बहेगा, पानी क्या करता जाएगा? अपर्दन करता जाएगा। अच्छा, पानी का कार्य यहाँ पे जब घर्षण बल के कारण है तो पानी तो क्या चाहता है? पूरा लंबवत जो हो वो क्या हो? अपर्दन हो। लेकिन यहाँ पे चट्टाने आप देख रहे हो, चट्टाने क्या हैं? अलग अलग प्रकार की बनी हुई हैं। तो आप देखोगे कि वो हिस्सा जहाँ पे कोमल चट्टान है वहाँ पे अपर्दन ज्यादा हो गया, वो हिस्सा जहाँ पे कठोर चट्टान है वहाँ पे अपर्दन कम हुआ, जहाँ पे और कठोर चट्टान है वहाँ पे कम हुआ। इस प्रकार आपको क्या है? उबड़ खाबड़ आपको अगर दीवारें देखने को मिल रही हैं तो वो क्या है? वो है कैनियन आपको मिलेंगी। इसको क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। गॉर्ज का विस्तृत रूप को ही क्या कहोगे आप? कैनियन कहोगे, या संकीर्ण नदी कंदरा कहा जाता है। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक सकरा होता है। घाटी के दोनों किनारे की जो दीवारें होती है खड़े ढाल वाली होती है तथा नदी तल से अधिक ऊंची दिखाई देगी आपको। जब कठोर और संगठित चट्टानों से होकर नदी अपनी घाटी को अत्यधिक गहरा करके खड़े ढाल की ओर बहती है, तब क्या होता है? अपक्षय होता है, और सामूहिक स्थानांतरण से ये खड़ी दीवारें प्रभावित नहीं हो पाती और दीवारों का ढाल सीधा तथा तीक्ष्ण ही बना रहता है। इससे किसका निर्माण हो जाता है? कैनियन का निर्माण हो जाता है। जब चट्टानों की कठोरता कहीं कम और कहीं ज्यादा होती है तो कैनियन की दीवारें आपको कैसे देखने को मिलेंगी? बिल्कुल लंब रूप में ना होकर उबड़ खाबड़ ढाल वाली देखने को मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको क्या बताएगा? ये आपको डिफरेंस बताएगा किसके बीच में? कैनियन के बीच में और गॉर्ज के बीच में। तथा एक बात और आप हमेशा ध्यान रखना कि आपने जब गॉर्ज देखा था तो गॉर्ज में यहाँ वाली जो दूरी है वही दूरी यहाँ पे करीब करीब देखने को मिलेगी, लेकिन कैनियन में ऐसा नहीं होता। कैनियन में ये जो दूरी है ये कम होगी और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी दूरी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कैनियन में एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। कैनियन के बाद आप देखोगे जल प्रपात या वाटरफॉल। वाटरफॉल का निर्माण कैसे होता है? वाटरफॉल का निर्माण होने के लिए आप समझते हैं कि नदी यहां से इसके ऊपर से क्या कर रही है? नदी बह रही है लगातार। नदी ने बहना शुरू करा, यहां से नदी आगे की ओर इस प्रकार बह रही है। जब नदी बह रही है, नदी के नीचे क्या है? ये स्थल मंडल पे बहुत सारी चट्टानें हैं। किसके ऊपर बह रही है नदी? शैलों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर। अच्छा, ये शैल, ये चट्टान, ये रॉक्स क्या सभी इनकी प्रकृति जो होगी वो सभी एक जैसी होंगी? तो हमें पता नहीं, सब एक जैसी तो नहीं होंगी। कुछ कैसी होंगी? कुछ होंगी कठोर,
कुछ मान लेते हैं आग्नेय चट्टान है, काफी कठोर चट्टान है। कुछ अवसादी चट्टान है, वो कैसी आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी कोमल। ये है हार्ड रॉक्स, और यहाँ आपको देखने को मिल रही है सॉफ्ट रॉक्स। अच्छा, ये जो कठोर चट्टाने हैं, ये जो सॉफ्ट चट्टाने हैं, आप देखोगे कि अपर्दन किसका ज्यादा होगा। अपर्दन हमेशा जो कोमल चट्टान है, कौन सी चट्टान, जो कोमल चट्टान है, उनका अपर्दन बहुत तेजी से होगा किसके मुकाबले, कठोर चट्टानों के मुकाबले। ठीक है, अब फिर से वहीं चलते हैं कि यहाँ पे नदी बह रही है। अच्छा, अब इस वाले एरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। सोचते हैं कि यहाँ पे ये है कठोर चट्टान और ये है कोमल चट्टान। ठीक है, अच्छा, अपर्दन किसका ज्यादा होगा, कठोर का या कोमल का। तो आपको पता है अपर्दन हमेशा किसका ज्यादा होगा, कोमल चट्टानों का। कठोर चट्टानों का अपर्दन कम होगा। तो यहाँ पे पानी क्या करता जाएगा, बहता हुआ जो पानी है, जो जल है, जो नदी है, वो इसका क्या करती जाएगी, आराम से अपर्दन करता जाएगी। जैसे जैसे अपर्दन करती जाएगी तो आप देखोगे ये जो घाटी है कुछ इस प्रकार बन जाएगी। यहाँ पे रह जाएगी आपकी कठोर चट्टान, और यहाँ पे जो कोमल चट्टान है उसका नदी ने क्या कर दिया, अपर्दन कर दिया। तो अब जो नदी बहेगी वो आप देखोगे कुछ इस प्रकार बहेगी। अब आया ना। अच्छा, ऊंचाई से जब पानी गिरता है, इसी को तो आप क्या कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, जल प्रपात। क्या कहते हो, जल प्रपात या वाटर फॉल। तो पता लग गया जल प्रपातों का निर्माण कैसा होता है, वाटर फॉल्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो ये सबसे पहले चट्टाने जो हैं वो इस प्रकार अरेंज है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो चट्टाने हार्डर रॉक है, जिसको क्या कह सकते हैं, कठोर चट्टाने, यह है कोमल चट्टाने। अपर्दन किसका शुरू हो गया, जो कोमल चट्टाने, जो सॉफ्टर रॉक्स है, उनका क्या करना शुरू कर दिया, नदी ने उनका अपर्दन करना शुरू कर दिया। लगातार अब क्या है, अपर्दन होता जा रहा है और नदी अब ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जल प्रपात कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटरफॉल या जल प्रपातों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता चल चुका है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो जल प्रपात होते हैं, जो जल प्रपात होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। अगर जल प्रपात से आकार में कोई चीज छोटी है तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहते हैं हम लोग क्षिप्रिका। क्या कहा जाता है, क्षिप्रिका कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रैपिड्स। इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि जलप्रपात यहाँ पे बना, एक अच्छी खासी ऊंचाई से जब नदी गिर रही है तब क्या बना है, जलप्रपात बना है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऊंचाई बहुत कम है। तो इस चीज को आप, अगर ऐसी कोई चीज है जहाँ पे ऊंचाई बहुत कम है जलप्रपात बन रहा है या जलप्रपात बन चुका है, उसके आसपास वाला जो इलाका है वहाँ पे छोटे छोटे जलप्रपात अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनको जलप्रपात ना कह के ज्योग्राफी में उनको क्या कहा जाता है, क्षिप्रिका कहा जाता है, उनको रैपिड्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वाटरफॉल्स का निर्माण कैसे होता है। यह है वो कठोर चट्टानें जिनका अपर्दन नहीं हुआ या बहुत कम हुआ। यहाँ पे थी वो सॉफ्ट रॉक जिसका अपर्दन होते होते वो कहाँ चली गई, पीछे की ओर चली गई। और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है लगातार। जब पानी ऊंचाई से गिर रहा है तो उसी को आप क्या कहोगे, जलप्रपात कहोगे। तो ये इसकी परिभाषा है कि जलप्रपात क्या होता है। क्षिप्रिका, ये जो मैं आपको बता रहा था कि क्षिप्रिका क्या होती है, तो क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है तथा ढाल सामान्य होता है। इस तरह क्षिप्रिका को प्रपात का एक छोटा एवं सामान्य रूप समझा जाना चाहिए। तो आप समझ गए, अगर आकार में जलप्रपात बड़ा है तो जलप्रपात से छोटा आकार में अगर कुछ है तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्षिप्रिका कहोगे। इसी को क्या कहा जाता है, रैपिड्स कहा जाता है, और यह है जलप्रपात। अच्छा, अगर आप भारत के किन्हीं जलप्रपातों के नाम जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तथा ये भी मुझे बताइएगा कि वो जलप्रपात जो हैं वो कौन सी नदी से बने हुए हैं, कौन कौन सी नदी हमारे यहाँ पे जलप्रपात बनाती है। तथा कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि विश्व का तथा भारत का
सबसे ऊंचाई वाला जो जलप्रपात है वो कौन सा है, भारत में कौन सा है तथा विश्व में कौन सा है। तो ये पता लग गया आपको जलप्रपात क्या होते हैं और आपको क्षिप्रेखाएं भी पता लग गई। अब बात करते हैं जल गर्तिकाओं के बारे में या पॉट होल्स के बारे में। अगर आपने अपघर्षण अच्छे से समझ गया तो पॉट होल्स भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार हमने देखा था ये जो गोलाश्म है ये लगातार क्या करते हैं, घूमते हैं। और क्यों घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे घर्षण का बल लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। इस कारण ये क्या कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। जब ये घूम रहे हैं तो आप यहाँ पे देखोगे क्या करेंगे, ड्रिल करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, ड्रिल करना शुरू करते जाएंगे। जब ये ड्रिल करना शुरू करेंगे तो पहले छोटे छोटे क्या बनाएंगे, गड्ढे बनाएंगे। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को पॉट होल्स, छोटे छोटे छिद्र इन्होंने बना दिए, इन्हीं को कहा जाता है जल गर्तिकाएं। क्या कहा जाएगा इनको, जल गर्तिका। लेकिन अब आप समझ रहे आ रहे हैं कि क्यों ये हमेशा यूथफुल या युवावस्था में बनेंगे। युवावस्था में ही बनेंगे क्योंकि नदी का जो पानी है वो तीव्र गति से कहाँ पे बहेगा, उनका वेग कहाँ पे ज्यादा होगा, हमेशा युवावस्था में या यूथफुल स्टेज में होगा। तो इस प्रकार आप देखोगे ये जब घूमते हैं तो किसका, कुछ इस प्रकार से इन आकृतियों का निर्माण कर दिया जाता है इनके द्वारा। इन्हीं को आप लोग क्या कहोगे, इन्हीं को आप कहोगे क्या, पॉट होल्स, जल गर्तिकाएं। तो इससे आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जल गर्तिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है गोलाश्मों की, जिनकी गोलाश्म की या बोल्डर्स जिनको कहा जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पानी क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है। इसको एडी करंट या इसको क्या कहा जाता है, भंवर हम लोग इसको कहते। इस प्रकार इन जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है। ये गोलाश्म है, गोलाश्म तली तक पहुंचा, तल में पहुंचने के बाद पानी क्या कर रहा है, तीव्र गति से और धीमी गति से बह रहा है। ये इसने धीमे धीमे घूमना शुरू करा, जब घूमना शुरू करेगा तो इस प्रकार धीमे धीमे जल गर्तिकाओं का निर्माण ये कर लेगा। और ये कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी जब बहुत सारी जल गर्तिकाएं बड़ी हो जाएंगी या जल गर्तिकाएं बहुत सारी मिलकर कुछ बड़ा आकार ले लेंगी तो उसको क्या कहेंगे, अवनमन कुंड कहेंगे, प्लंज पूल कहेंगे। वो भी हम देखते हैं। नदी की तली में जल भंवर या एडीज के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। इस तरह के टुकड़ों को छेदक या घर्षण यंत्र, ग्राइंडिंग टूल कहते हैं। और भंवर के साथ जब ये तेजी से चक्कर लगाते हुए छेदक यंत्र की तरह नदी में क्या करते हैं, छिद्र बना लेते हैं। तो इन्हीं छिद्रों को आप किस नाम से जानोगे, जल गर्तिकाओं के नाम से जानोगे। और जब जल गर्तिकाओं की गहराई तथा व्यास अधिक हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, अवनमन कुंड कहा जाता है। इसको प्लंज पूल कहा जाता है। और ये प्लंज पूल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जल गर्तिकाओं एवं अवनमन कुंडों का निर्माण कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्राय प्रपातों की तली वाले भाग में इनका निर्माण होता है। अब समझ लेते हैं अवनमन कुंड क्या है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो क्या है, ये सब गोलाश्म में, ये सब बोल्डर्स हैं। इन्होंने पहले किसका निर्माण किया होगा, छोटी छोटी जल गर्तिकाओं का इन्होंने क्या किया होगा, निर्माण किया होगा। लेकिन जब इन जल गर्तिकाओं का व्यास बड़ा हो गया, इनकी गहराई अधिक हो गई, तो इन्होंने किसका निर्माण कर लिया, अवनमन कुंड का निर्माण कर लिया। इसी को क्या कहा जाता है, प्लंज पूल कहा जाता है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जल प्रपात है, ये जल प्रपात से पानी नीचे गिर रहा है। पानी जब नीचे गिर रहा है तो गोलाश्म होंगे, इसके साथ बोल्डर्स होंगे, वो लगातार क्या कर रहे हैं, घूम रहे होंगे। जब घूमते घूमते जल गर्तिकाओं का निर्माण करेंगे और जब बहुत सारी जल गर्तिकाएं मिल जाएंगी या जल गर्तिका का व्यास बड़ा हो जाएगा, उसकी गहराई बड़ी हो जाएगी, तो किसका निर्माण कर लेगी, इस प्रकार प्लंज पूल का या अवनमन कुंड का निर्माण कर लेगी। अब बहुत बार ऐसा देखोगे कि यहाँ से जल प्रपात गिर रहा है और ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तो वो आपको एकदम सूखा देखने को मिलेगा, उस पर पानी नहीं गिर रहा। लेकिन यहाँ पे पानी बहुत तेजी से गिर रहा है। हो सकता है अगर आप यहाँ पे खड़े हो और साथ में कोई क्या आ जाए, गोलाश्म आ जाए, कोई बोल्डर आपके ऊपर गिर जाए, तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो समझ में आ गया अवनमन कुंड क्या होता है, प्लंज पूल क्या होता है। ये आप देख पा रहे हैं, पानी ऊपर से गिर रहा है, बहुत जो जल गर्तिका थी उसका क्या हो गया, व्यास बड़ा हो गया, जल प्रपात है। और यहाँ पे एक इसका निर्माण इसने कर लिया है, अवनमन कुंड का निर्माण इसने कर लिया है, प्लंज पूल का इसने निर्माण कर लिया है। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी। किसकी बात करी, हमने बात करी हेड वाटर्स की, या मैं कहूँ युवावस्था की। यहाँ पे हमने बहुत सारी कौन सी
स्थल आकृतियां देखी जो अपर्दन के द्वारा निर्मित हो रही हैं। अपर्दन कहाँ पे ज्यादा होगा? अपर्दन हमेशा युवावस्था में ज्यादा होगा, यूथफुल स्टेज में ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो युवा अवस्था के बाद जो प्रौढ़ावस्था है तथा जो जीर्ण अवस्था है उनमें कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। तब तक आपको क्या करना है, अब आपको पता लग चुका होगा कि इसके नोट्स कैसे बनेंगे। छोटे छोटे से नाम है, बनते कैसे हैं, ये एक बार अगर आपने यहाँ पे समझ लिया उसके बाद दोबारा कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, कैसे पॉट होल्स या जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है, जल प्रपातों का निर्माण होता है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना धीमे धीमे, इतना समझ समझ के आगे पढ़ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, नाम पता होना चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नदी के अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, और वहां पे वो एक बीच में एक ऑप्शन दे देगा। इस प्रकार उसने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए क्वेश्चन उसने पूछा कि नदी द्वारा अपर्दनात्मक स्थल आकृति निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला दिया डेल्टा, दूसरा दिया मैदान, तीसरा उसने दिया वी आकार की घाटी, चौथा उसने दिया अवनमन कुंड, पांचवा उसने दिया जल गर्तिका, मान लीजिए छठा उसने दिया कैनियन। ठीक है, और उसने पूछा, उसने ऑप्शन दिया आपको ए बी सी डी, ABCD ऑप्शन दिए उसने, और इसमें उसने पूछा केवल 3, 4, 5 व 6। उसने दूसरा ऑप्शन दिया आपको 1 व 3, 1 व 2, 2 व 2, 4, 5, 6, और यहाँ पे आप 3 भी लगा लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैच्योर में पढ़ेंगे, मैच्योर में नदी कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करती है, साथ ही साथ अपनी वृद्धावस्था जीर्ण अवस्था में नदी कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि रॉकेट साइंस है, लेकिन एक बार अगर प्रक्रिया समझ ली, एक बार नाम अच्छे से समझ लिए, और ये समझ में आ गया किस प्रकार इनका निर्माण हो रहा है, दोबारा यकीन मानिए दोबारा कभी इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार, बस एक बार पूरी तल्लीनता के साथ इनको पढ़ना है। क्लास की PDF कहाँ मिलेगी आपको पता ही है, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से आपका एक चैनल है, और उस चैनल पे आपको क्या मिल जाएगी, क्लास की PDF मिल जाएगी। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्टडी IQ का बैच या कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको कौन सा कोड यूज करना है, कोड यूज करना है आपको MB लाइव, जिससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल नदी की स्थल आकृतियों के द्वारा
युवावस्था के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जीर्णावस्था के बारे में हम लोग जानेंगे, और इस वाली नदी की स्थलाकृति को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है, रिवाइज करना है चीज़ों को, नोट्स बनानी है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको सेशन ये बताना है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।